सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार। आज जो है मिस्टर अमित गोयनका जी के साथ में हूँ। 2001 से पिछले 19 साल से अंडमान निकोबार में जो है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एकदम एक दिग्गज बने हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे मेहनत करें हैं। तो ही इज़ द राइट पर्सन टू मोटिवेट यू द यंग गाइस। तो अमित सर, कब और कैसा शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ सर? 2001 में मैं आया था अंडमान, और मुझे मालूम नहीं था कि ये जगह इतनी मुझे पसंद आ जाएगी कि मैं यहाँ से वापस ही नहीं जाऊँगा। फर्स्ट ट्रिप में ही मैं यहाँ बसने का डिसीजन कर लिया था, और उसके बाद सिलसिला चलता गया। हर 2 साल 3 साल पर हम लोग नए शोरूम्स करते गए। अभी हमारे पास टोटल 7 शोरूम्स हैं। वी हैव 7 गारमेंट शोरूम्स। ये 19 ईयर्स में आप क्या क्या अंडमान में हाउ डिड यू स्ट्रगल एंड मेक दिस काइंड ऑफ एम्पायर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सबसे पहला तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जो फर्स्ट शोरूम किया था गोयनकास एबरडीन बाज़ार, तो वो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर डिसीजन किया था। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट फ्लोर बोला तो लोग यही बोले कि तुम पागल हो गए हो, चले गए नहीं यहाँ तो कोई भी कपड़े की दुकान फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है। बट यहाँ के लोगों के सपोर्ट से और सब कुछ ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोगों ने उसको सुपर सक्सेस किया। और उसके बाद कई शोरूम्स खोले फर्स्ट फ्लोर पर, लोग हमको फॉलो किए, तो कई शोरूम्स खोले। तो उस मिथ को हमने तोड़ा कि फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े का शोरूम नहीं चल सकता है। क्या क्या लेके आए स्टार्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या क्या लेके आए 2001 में सर? क्योंकि वो टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग। मैंने मार्केट स्टडी किया था उस समय, तो जिस चीज़ों की यहाँ कमी थी मैंने उस पर फोकस किया। यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिलता था, और जो कुछ भी अवेलेबल था उसका रेट बहुत ज़्यादा था। हमारा बैकग्राउंड पूरा कपड़े से ही है। हमारे फोर फादर्स प्री इंडिपेंडेंस भी कपड़े की दुकान थी हमारी। तो लगभग हमारा 70-80 साल का हिस्ट्री है कपड़े का, मेरी पूरी फैमिली का। तो हमारा पूरा कमांड है, ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों के कपड़े आते थे। होलसेल का काम था हमारा पहले। तो हमने रेट पर पूरा फोकस किया, पहला। सेकंड, हमने सर्विस पर फोकस किया। कस्टमर से कंप्लेन करते थे कि हम लोग किसी भी दुकान में जाते हैं अंडमान, तो वहाँ या जाते हैं, अगर कपड़ा मेरे को पसंद नहीं आया तो सेल्समैन मुंह बना लेता है। तो हमने इस मिथ को भी तोड़ा। हमने सेल्समैन को यही ट्रेनिंग दी कि तुमको सर्विस देनी है कस्टमर को, कपड़ा ले नहीं ले। तो हमने एक अपना रेसिपी सर्विस को बनाया। फर्स्ट था हमारा रेट, सेकंड हमने बनाया सर्विस, और थर्ड हमने बनाया वैरायटी को। वैरायटी हमने बहुत डाली, बहुत वैरायटी। जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती थी उन सब चीज़ों को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। शादी में मुझे अच्छे से याद है, पहले जब शादियाँ होती थी तो लड़के पैंट शर्ट पहनते थे, दूल्हा जो ब्राइड ग्रूम। तो मैंने फिर एक छोटा फैशन शो करवाया था, आई थिंक अप्रोक्स 2006 और 7 में। तो उस समय हमने शेरवानी कोट पैंट पहना के लोगों को रैंप वॉक करवाया, यहाँ के लोकल लड़कों को। तो लोगों ने कहा अरे यार, ऐसे भी शादियाँ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से शादियों में शेरवानी और कोट पैंट पहनने का प्रचलन मासेज में मेरे ख्याल से हमने ही स्टार्ट किया। यहाँ से और भी चेन हमको बनाना है, ये सोच आप कब से अब स्टार्ट हुआ आपका कि वन मोर और एक ब्रांच चाहिए? पहला ब्रांच हमारा एबरडीन बाज़ार का खुला था। उसके बाद हमने सेकंड ब्रांच भातू बस्ती में किया था। भातू बस्ती शुरू से ही मेरे दिमाग में था, 2-3 साल के बाद 2005-2006 से, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मोस्टली लोग उधर रहते हैं। बहुत सारे लोग उस एरिया में रहते हैं, गारा चरमा, डॉलीगंज। तो उसके बाद भातू बस्ती हमने खोला। भातू बस्ती सक्सेस हुआ तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना एक मेंस वेयर का अलग से स्टोर किया जाए। तो हमने जंगली घाट में मेंस वेयर का एक अलग स्टोर किया, ये भी सक्सेस रहा हमारा। फिर हम कहे कि बम्बू फ्लैट में भी कपड़े की अच्छी शॉप नहीं है, तो हमने वहाँ भी ट्राई किया। तो जैसे जैसे हमारा एक ब्रांच सक्सेस होता गया, हमारा दिमाग दूसरी जगह पर चलता चला गया और हमें सक्सेस मिलता चला गया। सर, यहाँ के जो नौजवान हैं, हम कभी भी अगर डीटी खोल के देखता हमेशा रहता है कि स्टाफ वांटेड। इसका बारे में थोड़ा एलोबरेट करके बताइए, क्योंकि आप 19 ईयर्स से आपने काफ़ी सारा, कभी भी हम हफ्ता में एक बार खोल के देखो आपको मतलब स्टाफ रिक्वायरमेंट ही रहता है, मगर यहाँ के जो यूथ से बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयड है। तो इसका बारे में बताइए सर। मेरे ये तो टॉपिक तो बहुत ही मतलब वो टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन इसमें मेरे को लगता है कि यहाँ के यूथ गवर्नमेंट सर्विस के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जबकि उनको अपना माइंडसेट थोड़ा अब चेंज करना चाहिए। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए जो है ना, जॉब देना उसका एक लिमिटेशन है। जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रही है ना, गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती है। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश करो, ये मैं लोकल यूथ से कह रहा हूँ, या फिर आप प्राइवेट में जॉब करो। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स हैं। मैं जानता हूँ, मेरे जो साथ के बिजनेसमैन हैं और लोग हैं,
40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख पर मंथ सैलरी देते हैं लोग और लोग काम कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम क्या आती है, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ के जो लोकल यूथ्स हैं काफ़ी कुछ पोर्शन तो कंटिन्यू काम करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि एक रिलायबिलिटी नहीं है। वो चाहते हैं 6 महीना साल भर हम काम करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तो वो अपना 100% नहीं देते हैं। ठीक है, आप साल भर बाद गवर्नमेंट आप ट्राई करते रहो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितनी दिन आप प्राइवेट में कर रहे हो काम, एटलीस्ट आपको उतने दिन 100% अपना देना चाहिए। तो उसके कारण से एम्प्लॉयर को भी एक रिलायबिलिटी नहीं आती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के यूथ से कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी पूरी मतलब विश्वास रखें। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, चाहे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर और बहुत चीज़ें, शिपिंग इंडस्ट्री है, आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा बिलीव करना चाहिए एम्प्लॉयर के ऊपर और सस्टेन करना चाहिए। वहाँ टिक के अगर आप काम करेंगे तो आप वहाँ भी अपना करियर बना सकते हैं। सर देखिए, अभी हर कोई क्या है, सेफ साइड सोचता है। प्राइवेट में हम लोग ऐसा क्या चीज़ लेके आए कि प्राइवेट के जो लोग भी है उनको क्या है सस्टेनेबल लगे कि हम प्राइवेट में भी आई कैन, लाइक गवर्नमेंट जॉब में सोचते हैं पेंशन मिलेगा, फैमिली प्रेशर तो पेरेंट्स का वहाँ से ही होता है। इफ़ वी आर अ पेरेंट्स, आवर किड्स के लिए हम लोग ये सोचेंगे, सेफ साइड देखेंगे। मगर बाहर के जो आईटी कंपनीज है, जैसे टीसीएस कुछ भी हो गया, वहाँ पे ऐसे सोचेंगे नहीं। तो अंडमान में प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ऐसा क्या चीज़ लेके आए सर जिसमें थोड़ा प्राइवेट के जो जॉब्स है उसमें भी उनको थोड़ा सिक्योर लगे? क्या क्या चीज़ हम लोग ला सकते हैं? प्राइवेट में एक तो सबसे बड़ा सेफ्टी पॉइंट ये है कि भाई हम लोग ईपीएफ में इनरोल्ड हैं, हम लोग जितने भी हैं। तो इसमें क्या है कि 12% एम्प्लॉयज़ के सैलरी से कट रहा है और 12% हम लोग दे रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अगर किसी का सैलरी 20,000 पर मंथ भी है तो उसके अकाउंट में लगभग 4,000 रुपया हर महीना ईपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, जिस पर कि एनुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% का इंटरेस्ट देती है। तो कि इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। अगर आपके हाथ में 25,000 रुपये भी आ जाए तो आप उसको खर्च कर दोगे, लेकिन ईपीएफ के बहाने एक तो कम से कम आप, प्लस उसमें क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट 60 ईयर्स आपको पेंशन की भी फैसिलिटी है। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस भी हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखे हैं, कन्वीनियंस दे रखे हैं फ्री में, उनका आने जाने का डीजल पेट्रोल देते हैं। तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं प्राइवेट में भी। अंडमान के यूथ्स बहुत सारे देख रहे होंगे, आपका पास अगर जॉब लेके आना है या आपका वहाँ पे वैकेंसी है तो फर्स्ट 3 चीज़ आप क्या देखेंगे? आप एज अ कैंडिडेट कैसे आप सेलेक्ट करते हो कैंडिडेट को? भाई कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस चीज़ की वैकेंसी है। तो उसमें सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कैंडिडेट कितने दिन काम करेगा। अब वो महीना 2 महीना करने वाले कैंडिडेट पे हमें भी मज़ा नहीं आता है, हम भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं रिलायबिलिटी, कि वो कितने दिन हमारे यहाँ काम करेगा। सेकंड, उसको काम कम आता हो वो परेशानी नहीं है, वो अपना 100% एफर्ट दे, जितना आए ना उसको 40% ही काम आता है तो वो अपना उसमें 100% एफर्ट दे। और तीसरा, उसका मेंटेलिटी ऐसा होना कि मेरे को रोज़ सीखना है, बेहतर बनना है। तो ये 3 चीज़ हम लोग एम्प्लॉय में देखते हैं। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे क्या प्राइस से स्टार्ट होता है? जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस है 12,532, ये हमारे यहाँ का मिनिमम वेजेस है स्टार्टिंग। उसके बाद उसमें हम लोग अपना 12% और ईपीएफ में भी देते हैं एज एन एम्प्लॉयर। हाँ, तो हम भी अपनी तरफ से डिपॉजिट करते हैं ईपीएफ में। तो मतलब हमारे को एक एम्प्लॉई पर मिनिमम 14,042 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट पड़ता है। ये कब से होता है सर? फर्स्ट महीना से या 1 साल या 2 साल के बाद? फर्स्ट मंथ से, ज्वाइनिंग डे से हम लोग का ये स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी यही है। उसके बाद हमारे पास अलग अलग कैटेगरी है। फ्लोर मैनेजर्स हैं तो उनका 20,000 है, स्टोर मैनेजर है कोई तो स्टोर मैनेजर का 30 है, कोई अगर 2 या 3 स्टोर संभाल रहा है तो उसका 50 है, बिलिंग क्लर्क है 15,000 है, अकाउंट्स में 20 है। तो अलग अलग स्केल्स हैं। और कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं सर सेल्स के ऊपर, ऐसा कुछ? हाँ, हमारे यहाँ रेगुलर वीकली कुछ ना कुछ इंसेंटिव चलते रहता है। वीकली भी रहता है, जो सीनियर स्टाफ्स हैं उनके लिए मंथली रहता है, तो रेगुलर इंसेंटिव चलते रहता है। कुछ स्टाफ लोग जो सेल्स में हैं उनको किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 रुपये महीना भी इंसेंटिव मिलता है। कभी कभी जो सीजन का टाइम होता है उस समय उसे किसी एम्प्लॉय को उनके सैलरी के बराबर भी इंसेंटिव मिल जाता है। सर 5 दिसंबर को 900 वैकेंसीज का डीटी में आया था,
तो उसमें ACCI का जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके 130 जॉब्स था, और आप ACCI के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी है, तो इस विचार पे आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई 900 जॉब्स तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ACCI के श्री सुरेंद्र पलाटका जी, इन्होंने पर्सनली काफ़ी एफर्ट करके लोगों को फ़ोन करके कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या वैकेंसी है, किसके यहाँ क्या है, किस एसोसिएशन में क्या है, लेटर्स लिया है। बट मेरे को लगता है कि 900 वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर में कम है। एक्चुअल वैकेंसी होगी मेरे ख्याल से मिनिमम 3000 वैकेंसी मिनिमम होगी एट प्रेजेंट अभी। और जैसे जैसे भी टूरिज्म सेक्टर जैसे रिवाइव कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 5000 लोगों को प्राइवेट सेक्टर अभी विद इन 3 मंथ्स एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी थैंकफुल हूँ कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया, और हम लोगों को एज एन एम्प्लॉयर हम लोगों को एक ही जगह पर काफ़ी कैंडिडेट्स मिल जाएंगे ऑन अ पर्टिकुलर डे। जब कोई प्रशासन कहीं का इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो उसमें लोग भी आते हैं कि भाई DC ऑफिस कंडक्ट कर रहा है जॉब मेला, तो लोगों को रिलायबिलिटी बढ़ती है कि नहीं भाई उनके देख रेख में सब कुछ होगा। तो ये विन विन सिचुएशन लोकल यूथ्स जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी है, और जो हम एम्प्लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी है। बहुत ही अच्छा प्रयास है DC ऑफिस का ऐसा जॉब मेला रखने का। सर ये कब तक होने वाला है, कुछ रिवील करिए, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। अब जैसा बहुत सारे अंडमान में है फॉरेस्ट जॉब का भी जो है 2015 से, तो ये कब तक हो जाएगा सर, क्योंकि यंगस्टर्स आर ईगरली वांट टू नो। मेरे ख्याल से ये 15 से 20 डेज में ये जॉब मेला पर्टिकुलर एक दिन के लिए रखा जाएगा। मेरे ख्याल से 15 से 20 डेज में ये हो जाएगा। और अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, अंडमान के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी लाइक यू आर अ वेरी गुड सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ के लोकल यूथ जो हमारे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ ऐसी है दुनिया में जिसका कि कोई विकल्प नहीं है या ऑल्टरनेट नहीं है, वो है हार्ड वर्क। चाहे आप कहीं काम करो, या आइदर यू आर एन प्राइवेट एम्प्लॉई या आप एक एम्प्लॉयर हो, आपने अपना छोटा बिजनेस किया, कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं है, या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हार्ड वर्क, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और आगे क्या क्या प्लान है सर, और गोविंदगंज का कितना ब्रांच आने वाले? अभी ऐसा कोई प्लान ज़्यादा तो नहीं है, बट वी वांट टू, अभी हम लोग सिर्फ कपड़े में हैं, बट हमारी इच्छा है कि हम कपड़े के अलावा भी जो भी कंज्यूमर आइटम्स हैं हम सब में अपनी एंट्री करें, सब जगह हम लोग एंट्री करें, चाहे वो ग्रोसरी है, क्रॉकरी है, एवरीथिंग, वी वांट एवरीथिंग। नॉट ओनली गारमेंट्स में हम लोग अपने आप को बंधे नहीं रहना चाहते हैं, सब कुछ जो भी कंज्यूमर आइटम्स हैं सब में हम जाना चाहते हैं, रिटेल। लॉकडाउन में क्या क्या सिचुएशन आपने फेस किया? लॉकडाउन में मैंने कुछ भी फेस नहीं किया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया लॉकडाउन को। स्टाफ्स एंड ऑल? स्टाफ्स मेरे, वो लोग भी खुशी थे, उनको भी छुट्टी नहीं मिलती है, वो लोग भी अपनी फैमिली के साथ थे, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही थी वो हम लोग को फ़ोन कर रहे थे पैसे से या कोई सामान से, तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हम लोग काफ़ी एक्सरसाइज योगा किए, काफ़ी मैंने बुक्स पढ़ा, बच्चों को टाइम दिया, गार्डनिंग की, तो मेरे को लॉकडाउन में तो बहुत मज़ा आया। मैं तो चाहता हूँ 2 साल 3 साल में महीने भर के लिए ऐसा होना। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया अंडमान ऑनलाइन चैनल के लिए, थैंक यू सो मच सर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं के राजा कुमार, इन्होंने अपना अंडमान ऑनलाइन चैनल के नाम से जो यूट्यूब चैनल बनाया है, प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।